हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 26 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 26वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 26वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 26वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई डाइस से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए डाइस से संबंधित प्रश्न को आप सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या? सबसे पहले आपको जब भी डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, डाइस के अंदर आपको देखना है कॉमन संख्या, ठीक है। और दूसरी बात है कॉमन संख्या देखने के बाद में आपको चलना है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको चलना है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को हम फटाफट से सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने दिए गए हैं दो डाइस है, यानी कि ये है मेरे भाई क्या पहला डाइस है और यहां पर ध्यान से देखिए ये है दूसरा डाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डाइस के अंदर देखेंगे कॉमन संख्या। तो ध्यान से देखिए कॉमन संख्या में दिख रही है 2, यानी कि यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, यानी कि ये क्या है कॉमन संख्या। पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताई थी कि कॉमन संख्या मिलने के बाद में आपको चलना है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको चलना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए ये तो हो जाएगा पहला डाइस, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा दूसरा डाइस। सबसे पहले हम चलेंगे क्लॉकवाइज, पहले डाइस के अंदर है तो कॉमन संख्या में मिली क्या 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। फिर मेरे भाई देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद में क्या है 3 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 के बाद में 3 है, ठीक है। 3 के बाद में आगे चलेंगे तो क्या है 4 है, तो यहां पर देखिए 3 के बाद में यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलेंगे सेकंड डाइस के अंदर है। तो मेरे भाई देखिए कॉमन संख्या क्या थी 2, तो यहां पर लिखेंगे हम 2। 2 के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद में क्या है 5, तो यहां पर हम लिख देंगे 5। उसके बाद में देखिए 5 के बाद में आगे चलेंगे तो क्या है 1, तो 5 के बाद में यहां पर हम लिख देंगे 1। इतना करने के बाद में आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होती है विपरीत होती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो मेरे भाई 5 के विपरीत अंक होगा 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे और इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 925 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 830 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे
तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 925 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 830 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 925 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 925 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 925 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 830 के अंदर है, और 830 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 830 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 और 3 मिलकर बन जाएगा 11, 11 के अंदर +0 करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब हमें देखना है कि संख्या 11 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 11 में दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 33, 33 के बाद में दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 42, 42 के बाद में दिया गया है 48, 48 के बाद में दिया गया है 55 और 55 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक बार हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में संख्या में दी गई है सबसे पहले 30 है, 30 के बाद में संख्या दी गई है 33 है, तो 30 से 33 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 30 और 3 मिलकर बन जाएगा 33 है। फिर देखिए 33 के बाद में संख्या दी गई है 37 है, तो 33 से 37 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 33 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 33 और 4 मिलकर बन जाएगा 37 है। फिर देखिए 37 के बाद में संख्या दी गई है 42 है, तो 37 से 42 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 37 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 37 और 5 मिलकर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 के बाद में संख्या दी गई है 48 है, तो 42 से 48 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 42 और 6 मिलकर बन जाएगा 48। फिर देखिए 48 के बाद में संख्या दी गई है 55, तो 48 से 55 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें +5 यानी कि +7 कर दें तो 48 और 7 मिलकर बन जाएगा 55। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 55 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ +3 है, उसके बाद में क्या हुआ +4 है, उसके बाद में क्या हुआ +5 है, उसके बाद में क्या हुआ +6, उसके बाद में क्या हुआ +7 है। यानी कि यहाँ पर संख्या चल रही है कंटिन्यू, यानी कि 3 4 5 6 7। अब मेरे भाई 7 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +8 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 55 के अंदर +8 कर देंगे तो 55 और 8 मिलकर बन जाएगा
63, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 63। अब हमें देखना है कि संख्या 63 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, संख्या 63 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 541 को यहाँ पर 100 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 671 को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 541 से यहाँ पर 100 लिखा गया है कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 541 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 541 की सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 1 मिलकर बन जाएगा 10, यानी कि 541 की सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 10। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 100, तो 10 से 100 कैसे बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम इस 10 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। और ध्यान से देखिए 100 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 671 के अंदर है। और 671 को क्या लिखा जाएगा ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 671 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 6 और 7 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 1 मिलकर बन जाएगा 14, यानी कि 671 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 14। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 14 का स्क्वायर। लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्क्वायर ज्ञात नहीं होता। तो मेरे भाई यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें 14 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 14 को 14 के साथ में ही गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 14 को 14 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 196, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से 541 को 100 लिखा गया है
उसी प्रकार से 671 को लिखा जाएगा 196। अब हमें देखना है कि 196 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 196 में दी गई है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से आर आर बी का संबंध है टी टी डी के साथ में, उसी प्रकार से ए डी का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर दिया गया है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। उसके बाद में फिर से दिया गया है आर, तो आर आता है 18 नंबर पर है। उसके बाद में बी, बी आता है 2 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए आगे भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं तो इनका भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो पहला लेटर है टी, टी आता है 20 नंबर पर, यहाँ पर हम लिखेंगे 20। उसके बाद में क्या है मेरे भाई टी, तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे 20। ठीक है, फिर क्या है मेरे भाई डी, डी आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो ध्यान से देखिए आर आता है 18 नंबर पर, आर से यहाँ पर लिखा गया है टी, यानी कि 18 से लिखा गया है 20। तो 18 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। इसी प्रकार से भी यहाँ पर भी देखिए 18 से लिखा गया है 20, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो हो जाएगा 20। फिर देखिए मेरे भाई 20 से यहाँ पर लिखा गया है डी, यानी कि 2 से लिखा गया है 4, तो यहाँ पर 2 से 4 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +2 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद में फिर से ए है तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से 1। उसके बाद में डी, डी आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब सभी के अंदर क्या करेंगे +2 करेंगे। तो देखिए ए आता है 1 नंबर पर, 1 के अंदर +2 करेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। और 3 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है सी, तो यहां पर हम भर देंगे सी। उसके बाद में क्या है ए आता है 1 नंबर पर, इसमें भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। 3 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है सी, तो यहां पर हम भर देंगे सी। फिर क्या है डी, डी आता है 4 नंबर पर, 4 के अंदर भी +2 करेंगे तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एफ, तो यहां पर हम भर देंगे एफ। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित अक्षर होंगे सी, सी, एफ। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो हाँ सर सी, सी, एफ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? ऑप्शन ए मराठों को, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, ऑप्शन सी है एशिया महाद्वीप की और ऑप्शन डी है यूरोप महाद्वीप की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मिसौरी उत्तरी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। चंगेज खान किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के शासन में, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक के शासन में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चंगेज खान इल्तुतमिश के शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यशपाल राणा का संबंध है शूटिंग खेल से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपको हर एक नई क्लास के अंदर आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है बोलिविया। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है सोलन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट सोलन में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप में और ऑप्शन डी है यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गोबर गैस में पाए जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है मीथेन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव है मीथेन। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप से, ऑप्शन बी है अफ्रीका महाद्वीप से, ऑप्शन सी है एशिया महाद्वीप से और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नील नदी का संबंध है अफ्रीका महाद्वीप से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन बी है शोभा डे ने, ऑप्शन सी है आर के नारायण ने और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना की थी शोभा डे ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से पिंजर उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन बी है शोभा डे ने, ऑप्शन सी है नसरीन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पिंजर उपन्यास लिखा था अमृता प्रीतम ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये,
और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है माल भाड़ा। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।